स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर की डाउ की पीपीटी है फाइनल असेसमेंट की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, एट द एंड ऑफ द सेशन लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन डिकोबाइडस अल्सर बेड सोर, लिस्ट द कॉजेस ऑफ डिकोबाइडस अल्सर, अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट डिकोबाइटिक अल्सर, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ बेड सोर्स। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन। The skin is the largest organ in the body and serves a variety of important functions in maintaining health and protecting the individual from injury. स्किन क्या है? हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन है जो मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्या करता है? हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है, किसी भी इंजरी से, किसी भी इंडिविजुअल को, पर्सन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट नर्सिंग फंक्शंस आर मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी एंड प्रमोटिंग वुंड हीलिंग। जो नर्सिंग का जो फंक्शन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या होता है कि स्किन मेंटेनिंग में उसकी स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखे और जो वुंड हीलिंग है, जो भी वुंड वगैरह है, उसको प्रमोट करे। ठीक है, तो स्किन इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटैक्ट स्किन refers to the presence of normal skin and skin layers uninterrupted by wound। इंटेक्ट स्किन का मतलब होता है कि आपकी जो नॉर्मल स्किन की प्रेजेंस है वो आपकी स्किन इंटीग्रिटी कहलाती है। ठीक है, मतलब कि उसको प्रॉपरली आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड है, कलर वो साइनोसिस नहीं है, तो इट मीन्स कि जो प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल स्किन है वो नॉर्मल है। ठीक है, जो स्किन लेयर्स होती हैं वो अनइंटरप्टेड करती हैं वुंड को, यानी कि कोई भी वुंड इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको अनइंटरप्ट कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं स्किन लेयर्स जो होती हैं। फिर आ जाता है डेकोबाइटिक अल्सर। Terms decubitus comes from Latin word decumber which means to lie down। डेकोबाइटिक अल्सर जो है यानी कि डेकोबाइटस, ये जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है डिकम्बर। डिकम्बर का मतलब होता है टू लाई डाउन, यानी कि नीचे की तरफ। अब ये किस लिए यूज़ होता है, इसको क्या कहते हैं, डेकोबाइटिस क्या होता है, इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब आगे देखते हैं प्रेशर अल्सर। व्हाट इज़ प्रेशर अल्सर? Pressure ulcers consist of injury to the skin and or underlying tissues, usually over a bony prominence as a result of force alone or in combination with movement। प्रेशर अल्सर्स जो है वो मतलब कि उस पर कंसिस्ट होता है, यानी कि स्किन में कोई भी इंजरी हो जाए या टिश्यूज़ की जो है वो अंडरलाइनिंग हो जाए तो प्रेशर अल्सर उसमें बन जाता है, एक किस्म का सोर होता है। यूजुअली अवर अ बोनी प्रोमिनेंस, और सम टाइम क्या होता है उसमें बोनी प्रोमिनेंस यानी कि बोन नज़र आना शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स, अगर किसी चीज़ पर फोर्स ज़्यादा लग रही है और मूवमेंट की कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि उस पर मूवमेंट हो रही है, लगातार फोर्स लग रही है, तो वहाँ पर प्रेशर अल्सर बन सकता है। प्रेशर अल्सर was previously called decubitus ulcer, प्रेशर सोर और बेड सोर। प्रेशर अल्सर्स को जो है प्रीवियसली क्या कहा जाता था, इसको हम डेकोबाइटस अल्सर भी कहते हैं, प्रेशर सोर भी कहते हैं और बेड सोर भी कहते हैं। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs that what is the second name of decubitus ulcer, what is the second name of bed sore, what we called the second name of pressure ulcer and what we called the second name of pressure sore। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ जाए तो उसका आंसर आपको इसी लाइन में नज़र आ जाएगा, तो इसको आपने लाजमी पढ़ना है। प्रेशर अल्सर्स आर अ प्रॉब्लम इन बोथ अक्यूट केयर सेटिंग एंड लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग्स इंक्लूडिंग होम्स। प्रेशर अल्सर जो है वो एक प्रॉब्लम है जिसको जो है अक्यूट केयर सेटिंग में भी, यानी कि एमरजेंसी जो केयर सेटिंग वगैरह होती हैं, बेसिक रूरल की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ जगह होती हैं कि एक्यूट केयर होती है, जैसे कोई क्लिनिक वगैरह हो गया, फौरी तौर पर केयर की जाती है। जहाँ पर लॉन्ग टर्म केयर दी जाती है तो वहाँ पर इसकी सेटिंग होती है, और होम्स में भी इसको केयर दी जाती है। किस तरीके से दी जाती है उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ ऑफ डेकोबाइटिक अल्सर, किस वजह से डेकोबाइटिक अल्सर हो सकता है? प्रेशर हो उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से और शेयर की वजह से। इसकी इन तीन वजह से जो है डेकोबाइटिस अल्सर या बेड सोर या प्रेशर अल्सर इस वो हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है इन चीज़ के? रिस्क फैक्टर में आता है सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर अल्सर। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फॉर्मेशन करवाते हैं प्रेशर अल्सर की, जैसे फ्रिक्शन एंड शेयरिंग। फ्रिक्शन हो किसी चीज़ की
इमोबिलिटी, अगर मूवमेंट नहीं हो रही, एक ही जगह पर्सन है, इंडिविजुअल अगर एक ही जगह बैठा है तो उससे भी हो सकता है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट अगर वो डाइट ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, अपनी उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट प्रॉपरली नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है। फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या फीकल इनकॉन्टिनेंस है तो उसकी वजह से हो सकता है। डिक्रीज मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस उसका डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी रिस्क है कि उसको प्रेशर अल्सर हो सकता है। डिसमिनिश सेंसेशन, अगर उसकी सेंसेशन जो है वो डिसमिनिश्ड हो गई या गायब हो गई, उसको किसी चीज़ का सेंस पता नहीं चल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक्सेसिव बॉडी हीट, अगर बॉडी में हीट ज़्यादा है तो उससे भी एक रिस्क बन सकता है। एडवांस एज, अगर एज ज़्यादा है उसकी वजह से भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है प्रेशर अल्सर का। एंड द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्रॉनिक कंडीशंस, और कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं अगर वो प्रेजेंस हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रेशर अल्सर का रिस्क फैक्टर हो सकता है। Risk assessment tools. Several risk assessment tools are available that provide the nurse with systematic means of identifying clients at high risk of pressure ulcer development. कुछ रिस्क असेसमेंट टूल्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जो एक नर्स जो है वो सिस्टमेटिक केयर में उनको प्रोवाइड करती है और पहचानती है, आइडेंटिफाई करती है क्लाइंट्स को कि कौन सा क्लाइंट जो है वो हाई रिस्क पर है और किसकी अल्सर डेवलपमेंट हो गई है। द ब्रेडन स्केल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर सोर रिस्क कंसिस्ट ऑफ 6 सब स्केल्स। जो ब्रेडन स्केल होता है उससे इसको क्या किया जाता है, ये एक हमारी रिस्क असेसमेंट टूल है। मतलब अगर किसी पेशेंट को बेड सोर या प्रेशर अल्सर या डेकोबाइटिस अल्सर हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए ब्रेडन स्केल यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द मेन पॉइंट फॉर MCQs दैट विच टाइप ऑफ स्केल यूज्ड फॉर मेजर द बेड सोर और प्रेशर अल्सर, ठीक है, तो उस पर ब्रेडन स्केल आएगा। तो इससे हम उसको कर सकते हैं। उसमें जो है वो 6 सब स्केल होते हैं। सेंसरी परसेप्शन पता चलते हैं आपको, मॉइस्चर पता चलती है, कितनी एक्टिविटी उसमें पता चलती है, मोबिलिटी, फिर न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयर। अ टोटल ऑफ 23 पॉइंट्स इज पॉसिबल एंड एन अडल्ट हु स्कोर्स बिलो 18 पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एट हाई रिस्क। मतलब इसमें क्या होता है कि ब्रेडन स्केल से हम 6 सब स्केल्स चेक कर रहे होते हैं। मतलब उसमें हम चेक करते हैं कि उसकी सेंसरी परसेप्शन क्या है, उस सोर के अकॉर्डिंग वो मॉइस्चर है या नहीं, उसमें एक्टिविटी हो रही है, मोबिलिटी हो रही है, उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है और उस पर किस तरीके की फ्रिक्शन पड़ रही है। तो इनके पॉइंट्स हम उसमें काउंट करते हैं। अगर हमारे पास 23 पॉइंट हैं तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है, लेकिन अगर पॉइंट जो है वो 18 से कम आ रहा है तो वो हाई रिस्क पर होता है, ठीक है। Another tool is Norton's pressure area risk assessment scoring system. Another tool भी है जिसको नॉर्टन्स प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट कहा जाता है, जिससे वो भी एक क्या है, स्कोरिंग सिस्टम है। इट इंक्लूड्स द कैटेगरीज ऑफ, इसमें क्या होता है कि जनरल फिजिकल कंडीशन देखते हैं, मेंटल स्टेट देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं पेशेंट की, मोबिलिटी देखते हैं और इनकंटिनेंस देखते हैं कि उसको फीकल इनकंटिनेंस तो नहीं है या यूरिनरी इनकंटिनेंस तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम नॉर्टन्स प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट में चेक करते हैं। लेकिन ब्रेडन स्केल किस लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल सा MCQs आपके पास ये आता है, विच रिस्क असेसमेंट टूल फॉर मेजर द प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर और बेड सोर और डेकोबाइटिस अल्सर। कोई भी आपके पास MCQs इस तरीके का बन के आ सकता है। तो अगर ये आए कि कौन सा ऐसा स्केल है या कौन सी ऐसी रिस्क असेसमेंट टूल है जिससे हम इन सब चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, या जिनमें सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयर ये चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है, तो ब्रेडन स्केल यूज़ किया जा सकता है। अगर बात आती है कि नॉर्टन्स प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट किस लिए यूज़ होता है, तो वो जनरल फिजिकल कंडीशन देखने के लिए यूज़ होता है। मेंटल स्टेट हम चेक करते हैं, पेशेंट की एक्टिविटी चेक करते हैं, मोबिलिटी चेक करते हैं और इनकंटिनेंस चेक करते हैं कि उसको किसी किस्म की फीकल और यूरिनरी इनकंटिनेंस तो नहीं हो रही। फिर आपके पास एक और MCQs आता है कि हाउ मेनी टोटल पॉइंट्स इज पॉसिबल ऑफ एन अडल्ट हु स्कोर्स, मतलब कि कितने पॉइंट्स जो उसके लिए नॉर्मल है एक अडल्ट के लिए, कि अगर इतना होगा तो उसको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है उसके सोर के अकॉर्डिंग। सोर कहते हैं बेसिकली जख्म को, ठीक है। तो 23 इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। 23 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर 18 से कम है पॉइंट तो कंसिडर है कि वो हाई रिस्क पर जा सकता है। स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर, अब इसकी कुछ स्टेजेस भी होती हैं। जैसे स्टेज 1 में आ जाता है नॉन बैलेंसेबल
एरिथमिया, सिग्नलिंग पोटेंशियल अल्सरेशन। अब आपको अगर नज़र आ रहा हो तो स्टेज 1 में क्या बताया गया है, एरिथमिया, सिग्नलिंग पोटेंशियल अल्सरेशन। हल्की सी अल्सरेशन इसमें दिखाई गई है कि इसमें थोड़ी फ्रिक्शन है, हल्की सी इसमें रेडनेस हो गई है, तो ये स्टेज 1 में आ जाता है। स्टेज 2 की अगर बात करें, पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस, एब्रेशन, ब्लिस्टर और शैलो क्रैटर इन्वॉल्विंग द एपिडर्मिस एंड पॉसिबली द डर्मिस। जो लेयर होती है एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टेज 2 में इस तरीके का हो जाता है कि इसमें जो है एक थिकनेस हो जाती है स्किन में, स्किन लॉस होना शुरू हो जाती है, इसमें एक ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसका जो है वो शैलो क्रेटर जिसको हम कहते हैं। तो इसमें सम टाइम होता है कि स्टेज 2 में जो है वो एपिडर्मिस तक भी चला जाता है, और सम टाइम क्या होता है, पॉसिबल है अगर उसको हम ज़्यादा ना देखें या ट्रीट उसको ना किया जाए तो वो डर्मिस तक जा सकता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि स्टेज 1 में क्या होता है और स्टेज 2 में क्या होता है। फिर चलते हैं स्टेज 3 की तरफ। स्टेज 3 में क्या है, फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग डैमेज और नेक्रोसिस ऑफ सबकुटेनियस टिश्यू दैट में एक्सटेंड डाउन टू बट नॉट थ्रू अंडरलाइंग फेशिया। फुल थिकनेस हो जाती है स्किन की, स्किन लॉस हो जाती है, डैमेज हो जाती है, नेक्रोसिस जो होते हैं यानी कि जो सबकुटेनियस टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो अंडरलाइंग फेशिया है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ये देखेंगे आपको स्टेज 3 में नज़र आ रहा होगा। स्टेज 3 में जो है वो सबकुटेनियस तक चला जाता है हमारा जो भी सोर वगैरह होता है, अगर हम उसको ट्रीट ना करेंगे ये सबकुटेनियस तक जा चुका है। स्टेज 4 की अगर बात करें, फुल थिकनेस स्किन लॉस विद टिश्यू नेक्रोसिस और डैमेज टू मसल्स बोन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सच एज टेंडन मसल्स, यानी कि इसमें भी फुल थिकनेस हो जाती है, स्किन लॉस हो जाती है, नेक्रोसिस डैमेज हो जाते हैं, मसल डैमेज हो जाते हैं, बोन जो है वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। जो इसके सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में, कोई टेंडन मसल्स हो गए तो वो सब डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें हमें बोन नज़र आने लगती है। जिस स्टेज में आपको बोन नज़र आने लग जाए, जिस सोर में आपको बोन नज़र आने लग जाए, तो वो आपकी स्टेज 4 में चला जाता है। और अक्सर एमसीक्यूज़ में यही पूछा जाता है कि फुल थिकनेस किसमें होती है, स्किन लॉस किसमें होती है, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, टेंडन मसल्स की रिपेयरमेंट होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाते हैं और बोन नज़र आने लगती है, तो वो कौन सी स्टेज कहलाती है। तो फाइनली जिसमें बोन नज़र आए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि वो आपकी स्टेज 4 कहलाती है। स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर्स, अनस्टेजेबल, अनक्लासिफाइड। उसके बाद आ जाता है 4 के बाद अनस्टेजेबल हो जाता है और अनक्लासिफाइड हो जाता है, यानी कि फुल थिकनेस स्किन और टिश्यू लॉस डेप्थ अननोन कंप्लीटली अपस्कर्ट ऑफ स्लब एंड और एकार इन द वन बेड। जो फुल थिकनेस हो जाती है स्किन की, स्किन लॉस हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है जिसको हम नहीं जान सकते, कंप्लीटली तौर पर जो उसकी स्किन होती है वो स्लफ हो जाती है और स्कार हो जाती है वुंड ब्रेड की तरह, मतलब इस तरीके का उसमें जख्म बन जाता है कि अब उसको हम मुश्किल है कि उसको हम ठीक कर सकें और काफ़ी लॉन्ग टर्म इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी में क्या होता है, डेप्थ अननोन, पर्पल और मैरून, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डिसकलर, इंटेक्ट स्किन और ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर। इस तरीके का ब्लिस्टर बन जाता है और पर्पल और मैरून लोकलाइज्ड एरिया नज़र आता है, डिसकलर हो जाती है, इंटेक्ट स्किन और ब्लड जो है वो ब्लिस्टर में फिल हो जाता है, तो वो क्या कौन सी स्टेज कहलाती है, सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। बेसिकली दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर MCQs और दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्किन, आपने जस्ट ये याद रखनी है 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में एंड 4 में क्या होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एग्जाम्स में भी नहीं पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ बेड सोर। कुछ स्टेजेस जो होती हैं बेड सोर की, जो मैंने बताया आपको कितनी होती हैं, वो होती है हमारे पास टोटली 4। ये होती है आपकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। इसमें आपको डैमेजिंग दिखाई है, जस्ट रेडनेस है, ब्लिस्टर बन गया है, थिकनेस थोड़ी हो गई है, इसमें ज़्यादा थिकनेस हो गई है और बोन तक पहुंच गया है। उसके बाद आ जाते हैं कॉमन साइट्स फॉर प्रेशर सोर। कॉमन साइट्स इसके कौन कौन से हैं, फॉर पीपल हु यूज़ अ व्हील चेयर प्रेशर सोर्स ऑफन अकर ऑन स्किन अवर द फॉलोइंग साइट्स। वो लोग जो कि व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो प्रेशर सोर है वो अक्सर स्किन पर हो जाते हैं, और किस जगह पर होते हैं, टेलबोन और बटक्स पर हो जाते हैं, शोल्डर ब्लेड एंड स्पाइन पर हो जाते हैं, या बैक ऑफ आर्म्स एंड लेग्स वेयर दे रेस्ट अगेंस्ट द चेयर। जब वो चेयर पे क्या करते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, तो बैक टू द आर्म्स एंड बैक टू द लेग्स वहाँ पर सोर वगैरह हो जाते हैं। फॉर पीपल हु आर कन्फाइंड टू अ बेड कॉमन साइट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जो बेड पर ही कन्फाइंड होते हैं, जो बेड पर रहते हैं, उनके बैक और साइड्स ऑफ द हेड पर हो जाता है, शोल्डर ब्लेड्स पर हो जाता है,
hip and lower back of tailbone and heels, ankles and skin behind the knees। इन जगहों पर क्या होता है, बेड सोर हो जाते हैं, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। स्पाइन पोजीशन की अगर बात करें, अगर इस तरीके में कोई पेशेंट लेटा है तो उसमें हेड पर हो जाएगा, शोल्डर पे हो जाएगा, एल्बो, बटक्स एंड हील और टो पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोन पोजीशन की अगर बात करें, प्रोन पोजीशन में अगर पेशेंट है तो उसके हेड पर होगा, एल्बो पे होगा, चिन पे होगा, चेस्ट पे होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इफेक्ट होगा, नीज पर होगा और टोस पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगर लेटरल पोजीशन की बात करें तो एयर है, शोल्डर है, एल्बो है, हिप आउटर साइड, नी आउटर साइड एंड हील, एंकल और नी इनर साइड, दोनों तरफ इसके हो सकता है। उसके बाद फोल्डर्स पोजीशन की अगर बात करें, फोल्डर्स पोजीशन में जैसे हेड है, शोल्डर हो गया, सैक्रम हो गया, बटक्स हो गया और हील हो गया, फोल्डर पोजीशन में इसमें हो सकता है। फोल्डर पोजीशन जो है वो हमेशा 45 एंगल की बनती है, ये भी एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इक्विपमेंट्स यूज टू रिड्यूस बेड सोर, वो इक्विपमेंट्स जो कि बेड सोर को रिड्यूस कर सकती हैं, तो ये कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट एक्रोबाइटिक अल्सर, मिनिमाइज डायरेक्ट प्रेशर ऑन द अल्सर, यानी कि मिनिमाइज करना है हमने प्रेशर को, कि अल्सर की तरफ जो है, जो भी सोर वगैरह उसकी तरफ प्रेशर जो पड़ रहा है उसको मिनिमाइज करना है, कम करना है। रिपोजिशन द क्लाइंट एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, मेक अ शेड्यूल एंड रिकॉर्ड पोजिशन चेंजेस ऑन द क्लाइंट्स चार्ट। आपने क्या करना है कि क्लाइंट की पोजीशन को रिपोजिशन करना है, हर 2 घंटे बाद आपने उसकी पोजीशन को चेंज करना है, उसके लिए एक शेड्यूल बनाना है और उसकी पोजीशन को रिकॉर्ड में रखना है कि आपने पोजीशन जो है उसकी चेंज करती रहनी है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में लाजमी आएगा कि हम क्लाइंट की पोजीशन जो है कितने टाइम में चेंज करते हैं, तो एटलीस्ट एवरी 2 आवर, तकरीबन हर 2 घंटे के बाद आपने उसकी पोजीशन लाजमी चेंज करनी है। कीप द क्लाइंट्स स्किन ड्राई एंड द शीट्स रिंकल फ्री, जो शीट पे मतलब बेड शीट पे वो लेटा है तो उस पर रिंकल्स वगैरह या शेलें वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसकी जो स्किन हो वो ड्राई हो, मॉइस्ट ना हो, क्योंकि पानी अगर उस पर लगेगा तो उसकी वजह से भी सोर क्रिएट हो सकता है। प्रोवाइड डिवाइसेस टू मिनिमाइज और फ्लोट प्रेशर एरियाज, जो डिवाइसेस आपको पीछे दिखाई गई हैं इस तरीके की अगर अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में तो वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्लोट, ताकि प्रेशर एरियाज को जो है वो फ्लोट कर सके, कम कर सकें। क्लीन द प्रेशर अल्सर विद एवरी ड्रेसिंग चेंज, प्रेशर अल्सर को भी आपने क्लीन करना है, जब आप ड्रेस चेंज करवाएंगे पेशेंट का तो उसके साथ साथ आपने प्रेशर अल्सर की भी क्लीनिंग करनी है। नेवर यूज़ अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिकॉज दे आर साइटोटॉक्सिक और टिश्यू बेड्स, आपने जो है कोई किसी किस्म का अल्कोहल यूज़ नहीं करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक होते हैं और टिश्यू बेड्स होते हैं, यानी कि नुकसान दे सकते हैं। इफ़ द प्रेशर अल्सर इज़ इन्फेक्टेड, अगर प्रेशर अल्सर जो है वो इन्फेक्टेड है, obtain a sample of the drainage for culture and sensitivity to antibiotic agents, तो वो क्या ऑब्टेन कर सकता है कि वो ड्रेनेज हो सकता है कल्चर के लिए, कल्चर कहते हैं सैंपल वगैरह, और सेंसिटिव हो सकते हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक एजेंट्स वगैरह हम दे सकते हैं। टीच द क्लाइंट टू मूव फ्रीक्वेंटली, मूव करेंगे उसको फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार उसको मूव करवाएंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे हर 2 घंटे के बाद, और उसको टीच भी करेंगे, उसको बताएंगे कि आपके फॉर एग्जांपल बटक्स पर या बैक साइड पर ये इस किस्म का अल्सर बन गया तो आपने मूवमेंट अपनी करनी है, ठीक है। इवन इफ ओनली स्लाइटली टू रिलीव प्रेशर, अगर वो स्लाइटली करना चाहे तो उससे क्या होगा, उसका प्रेशर भी जो है वो रिलीव होगा। तो ये थी आज की हमारी पीपीटी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।